हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में पार्ट 4 में हम एंड करने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 का अलजेब्रा का मार्च 2020 का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एंड किया था। मैंने आपको बोला था ये सम्स आप खुद से कर लीजिए, और इसके पहले हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं जो रिड्यूस्ड नहीं हुए हैं इस ईयर के लिए, और जो रिड्यूस हो गया है उसको हमने छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप चलते हो तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी रिड्यूस्ड हुआ है, स्टैटिस्टिक्स लेसन का है। सेकेंड लेसन हमें करना है बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी का है, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। ये हम सेकेंड लेसन से करेंगे, और ये जो है ये भी ओमिट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखोगे तो एक्सरसाइज कैंसिल है पूरी तरह। और ये जो है थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो रहा था कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का है क्या नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया है लेकिन यहाँ पे कोई जीएसटी और शेयर्स मेंशन नहीं किया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सेकेंड चैप्टर के बेस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये ओमिट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ का, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखेंगे और 2 देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा देखिए कि 1 पर्सन बोरोज ₹4,000। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर, न्यू पेज में शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे और ए लिखेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 ए लिखेंगे, और ये सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ पे आंसर सेकंड लिख के सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी फिर भी वीडियो में किया गया है, ज़्यादा डिटेल में बताया गया। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने बोर्ड पेपर इसलिए सॉल्व किया है, सपोज करिए कि हमने पूरा लेसन कवर कर लिया है। तो क्या लिखा देखिए कि 1 पर्सन बोरोज ₹4,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 इन 10 इंस्टॉलमेंट। तो एक इंसान है, उसने उधार लिया है ₹4,000 और एग्री किया है, उससे बात किया, उससे एग्रीमेंट किया है, उससे सेटलमेंट किया है कि उसको वो रीपे करेगा, फिर से पे कर देगा, जिससे उसने ₹4,000 लिया है उसी को वो रीपे करेगा। लेकिन हाँ, कैसा करेगा, 4,000 लिया तो सिर्फ 4,000 नहीं देगा, विथ ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ, उसमें इंटरेस्ट भी दे देगा। कितना टोटल इंटरेस्ट? 500। टोटल इंटरेस्ट हर मंथ का जो भी रहेगा उसने 500 इंटरेस्ट उसको भी देना है, ऐसा समझिए। तो टोटल वो सामने वाले इंसान को जिससे उसने बोरो किया है 4,000 तो देना ही है, क्योंकि वो एग्जैक्टली अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और 500 से इंटरेस्ट भी देना है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि दोनों मिलाकर उसको फाइनली लौटाना है। लेकिन ये जो पैसा है 4,500 ये एक साथ नहीं देने वाला है, इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। तो यहीं से समझ में आता है ये एपी में एन जो रहेगा वो 10 रहेगा। फिर उसके बाद भी क्या बोला है कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। कंडीशन एक और है कि हर जो इंस्टॉलमेंट है बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 10 छोटा रहेगा। पहले इंस्टॉलमेंट जो भी रहेगा उससे सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट 10 कम रहेगा। मतलब ये स्मॉलर नंबर रहेगा, स्मॉलर इंस्टॉलमेंट रहेगा, और ये उससे बड़ा रहेगा। तो सीधी सी बात है कि जब आप डी निकालोगे तो आप डी इसमें से इसको माइनस करते हो, तो स्मॉलर में से बिग माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पे जो 10 देखिए, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाई 10 बोला है 10, तो वो -10 आपको मिलेगा। जैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ 20, 30 और 40 है तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे डी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे हर आगे वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो पहले वाले से बड़ा है, लेकिन हमारे कंडीशन में उल्टा बोला है कि आगे वाला जो इंस्टॉलमेंट रहेगा पहले वाले से छोटा रहेगा। मतलब कुछ ऐसा रहेगा 40, 30, 20। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -10 मिलेगा, क्योंकि 30 में से 40 माइनस करें, उसी तरह 20 में से 30 माइनस करेंगे तो भी आपको -10 मिलेगा। तो आप जानते भी रहोगे अगर आपने लेसन किया है, फिर भी मैंने थोड़ा सा समझा दिया यहाँ पे। तो डी यहाँ पे -10 रहेगा, और 10 इंस्टॉलमेंट है टोटल, तो एन भी यहाँ पे 10 रहेगा। टोटल पैसा जो लौटाने वाला है वो 4,500 है, तो एस एन जो रहेगा वो 4,500 रहेगा। मतलब सम ऑफ ऑल अमाउंट या सम ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट, जितना भी इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है पूरा पैसा प्लस करेंगे तो जिससे उसने लिया है उसको टोटल 4,500 मिल जाएगा, और 10 बार करके मिलेगा ये 4,500। इसके लिए टोटल प्लस करेंगे तो 4,500, तो ये एस एन हो जाएगा आपका। लेकिन पूछा क्या हमसे, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, और एकदम आखिरी वाला जो 10th इंस्टॉलमेंट रहेगा T10 वो क्या रहेगा, और T1 क्या रहेगा। T1 समझिए या A समझिए। तो आपको A फाइंड आउट करना है और आपको T10 फाइंड आउट करना है। तो T10 का अगर आप फॉर्मूला लिखते हो T10 का तो क्या है, A + n-1 इंटू डी। तो आपके पास A यहाँ पे नहीं है, क्योंकि A आपको पहले पूछा था। तो A जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप T10 नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद n आपके पास है 10, उसके बाद d आपके पास है -10,
और फिर आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम देखेंगे किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड और यहाँ पे आप लिख सकते हो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए जो पर्सन है कितना रीपे कर रहा है, टोटल कितना पैसा रिटर्न करेगा। सिर्फ 500 नहीं, 500 तो इंटरेस्ट है प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी, तो टोटल 4500 वो रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे कि ए पर्सन रिपेज ₹4000 प्लस ₹500 विच इज इक्वल टू 4500। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, ₹4000 प्लस ₹500 विच इज इक्वल टू ₹4500। तो ये SN है, याद रखिए। अब टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, 10 इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट विच इज इक्वल टू 10 मतलब n आपको 10 मिल गया। तो अब यहाँ पे लिख देते दोनों चीज़ को कि देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 और एंड SN जो क्या बन जाएगा, S10 बन जाएगा और वो बन जाएगा टोटल 4500, क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट जो रहेगा सबका एडिशन करेंगे तो 4500 सामने वाले इंसान को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन दिया कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10, इससे D आपको क्या मिल जाएगा, -10। तो ये भी एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पे। तो हमने लिख दिया, ये सेम स्टेटमेंट कॉपी किया है और फिर लिख सकते हैं कि देयरफॉर D जो है वो आपको मिल जाएगा -10। तो अब आपके पास D है, आपके पास N है, आपके पास S10 भी है और आपको फाइंड आउट करना है A, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपसे बोला था कि फाइंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट। तो SN का ही जब फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो उसमें A को छोड़ के बाकी सब कुछ आपके पास है और जिससे आपको A मिलेगा। तो हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला लिखेंगे कि SN विच इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। और SN के प्लेस पे आप रिप्लेस कर दोगे S10 और ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। D के प्लेस पे रिप्लेस करोगे आप -10 तो A बचेगा और A जैसे आपका निकलेगा तो आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है T1 जो A रहता है वो मिल जाएगा। फिर TN के फॉर्मूले से हम T10 भी निकाल सकते हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट आपको नीचे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर S10 क्या हो जाएगा, N को 10 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा 10/2A सेम रहेगा प्लस n-1 है तो n 10 है तो 10-1 इंटू D है और D आपका -10 है तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -10 और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर S10 जो है वो टोटल आपको मालूम है 4500, तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर 4500 विच इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल होता है, 2 1 2 2 5 10, तो 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और फिर यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं 2A प्लस 10 में से 1 माइनस कर दिया 9 आ जाएगा। तो 9 को अब मल्टीप्लाई करना है आपको -10 से और ये स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 4500 विच इज़ इक्वल टू 5 और ये ब्रैकेट लिखते हैं 2A, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 10 9 90 हो जाएगा। और अब हम ये 5 को यहाँ पे लाएंगे तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं तो 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा कि 5 पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर 4500 अपॉन ये 5 और विच इज़ इक्वल टू 2A माइनस 90। इसको कैंसिल करते हैं 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 और 00, याद रखिए थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको। तो 5 9 ज़ा 45 है और 2 0 बच रहा था वो 2 0 ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे 900 बच गया, 900 और विच इज़ इक्वल टू 2A माइनस 90। तो अब क्या करेंगे, ये 900 को सेम रखते हैं यहाँ पे, -90 को यहाँ पे लाएंगे तो +90 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2A। तो 900 को 90 से प्लस करेंगे तो आपको 990 मिल जाएगा और विच इज़ इक्वल टू 2A। देयरफॉर अगर A का वैल्यू चाहिए तो 2 को यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर 990 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू A। तो 2 के टेबल में कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक बचता है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, एक बच रहा है जो यहाँ पे गया तो 19 हो जाएगा। तो अगेन मतलब ये 19 हो जाएगा तो 2 9 ज़ा 18 लिख सकते हैं क्योंकि ये 19 है। फिर एक और बचेगा, यहाँ पे जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो 495 आ रहा है। तो देयरफॉर A जो है वो आपको 495 मिल गया और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो लास्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
ये 495 रुपीज़। लेकिन अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको फाइंड आउट करना है वो भी देख लेते हैं, जो TN रहेगा, T10 रहेगा मतलब। तो मैं इसके बाद वाले स्क्रीन में कर रहा हूँ, आपको नीचे नीचे सब कुछ लिखना है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि TN विच इज़ इक्वल टू, आपको इसके नीचे लिखना है, सब नीचे लिखना है आपको, बाजू बाजू में भी नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो TN विच इज़ इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, फॉर्मूला है ये, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर T10 करेंगे क्योंकि 10th इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड आउट करना है। टोटल 10 ही इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट 10वां ही बनेगा जो T10 बोला जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू A आपके पास है 495, तो यहाँ पे आ जाएगा 495, फिर प्लस N 10 है तो 10-1 हो जाएगा, और इंटू D -10 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव 10 आपने देखा है। तो विच इज़ इक्वल टू 495, फिर प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको -10 से। तो 495 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 9 10 सा 90 हो जाएगा। तो 495 में से अगर आप 90 माइनस करोगे तो आपको 405 मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 405। तो 10th इंस्टॉलमेंट जो है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, वो आपको 405 मिला है। और फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिख देना है। यहाँ पे जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि नहीं तो हाफ मार्क्स आपका जा सकता है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे। चलिए आंसर भी लिख सकते हैं आप ऐसा करके, जो पीछे के क्वेश्चन में नहीं लिखा था आप लिख भी सकते हो ऐसा। तो चलिए लिखते हैं आंसर और लिखते हैं द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹495। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको लिखना है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू ₹495 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹405। तो चलिए थर्ड सम्स क्या लिखा है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। तो 2 स्क्वायर हैं और दोनों स्क्वायर के एरिया को अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 400। ये एक कंडीशन दिया है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। फिर सेकेंड कंडीशन क्या बोला कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 16 मीटर। अब इसका एक पेरीमीटर होगा और इसका भी एक पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर मतलब चारों साइड को प्लस करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है, जो बड़ा वाला रहेगा उसमें से अगर आप छोटे वाले के पेरीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको 16 मिलेगा, क्योंकि 16 का डिफरेंस होने का मतलब है कि बड़े वाले का जो टोटल है वो छोटे वाले के टोटल से 16 ज़्यादा है। इसके पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर में 16 का डिफरेंस यही है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 16 ज़्यादा है इसके पेरीमीटर से, इसका जो भी पेरीमीटर रहेगा। फिर हमसे पूछा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो हमको ये दोनों स्क्वायर के साइड फाइंड आउट करना है। अब देखिए दोनों स्क्वायर के साइड में अगर आप 2 वेरिएबल लेके सॉल्व करते हो चैप्टर नंबर 1 को कंसिडर करके, तो इसके साइड को अगर आप x अज्यूम करते हो और इसके साइड को अगर आप y अज्यूम करते हो, तो पहला जो कंडीशन है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400, तो उसमें इसका एरिया क्या बनेगा, x स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो इसका साइड हमने x लिया तो x स्क्वायर बनेगा, और इसका एरिया क्या बनेगा, y स्क्वायर, और दोनों के एरिया को प्लस करेंगे तो मिलता है 400। और ऐसे सम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x प्लस वाई होता था तो लीनियर इक्वेशन के बेस पे, फर्स्ट चैप्टर के बेस पे हम सॉल्व कर सकते थे, और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सेकंड चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा। x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा। तो इसके साइड को x अज्यूम करेंगे तो इसको भी x में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसको हटा देते हैं। जैसे इसके साइड को आपने x अज्यूम किया, तो अगर इसका साइड x है, इसका साइड x है, तो इसका जो पेरीमीटर रहेगा वो 4x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। तो इसका आपको साइड भी पता है x और इसका पेरीमीटर भी पता है, पर इसका आपको साइड नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि इसका जो पेरीमीटर है बड़े वाले का, वो छोटे वाले के पेरीमीटर से 16 ज़्यादा है, क्योंकि दोनों के पेरीमीटर में डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 का। तो इसका पेरीमीटर, चलिए इसका साइड नहीं पता है लेकिन इसका पेरीमीटर पता है, तो पता मतलब इसके पेरीमीटर से इसका पेरीमीटर 16 ज़्यादा है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा इसका वाला, वो 16 ज़्यादा रहेगा, लेकिन किससे 16 ज़्यादा रहेगा, इसके पेरीमीटर से। तो इसका पेरीमीटर आपके पास 4x है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका जो पेरीमीटर है वो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 16। तो एक बार समझिए कि इसका साइड x था, इसका साइड अभी डायरेक्टली नहीं मिला, इसका पेरीमीटर 4x मिला क्योंकि चारों साइड को प्लस करेंगे तो 4x आएगा। इसका जो पेरीमीटर हमने क्या समझा कि जो इसका पेरीमीटर रहेगा 4x, उससे ये 16 ज़्यादा है, क्योंकि दोनों के पेरीमीटर में 16 का डिफरेंस है, और इसीलिए ये 16 ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये ग्रेटर वाला है स्क्वायर और ये स्मॉलर स्क्वायर है। हमने स्मॉलर स्क्वायर के साइड को x अज्यूम किया है। अब इसका साइड कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, इसका भी तो साइड आपको ढूंढना है। जब दोनों का साइड और दोनों का पेरीमीटर मिलेगा तब हम ये पूरा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका साइड कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि सपोज करिए
कि एक स्क्वायर है जिसका साइड हम ऐसा जूम करें कि 5 लेते हैं, 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट लेते हैं। तो अगर ये 5 रहेगा तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा और ये भी 5 रहेगा। तो इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, 5 + 5 + 5 + 5 20 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर 20 मिलेगा। और अब वापस से सपोज करिए, अब आपको इसका पेरीमीटर तो मालूम पड़ गया। अब पेरीमीटर से अगर आपको किसी स्क्वायर का, सपोज करिए ऐसा भी कि इसका भी पेरीमीटर 20 है, तो चारों साइड को मिला के 20 आ रहा है, तो एक साइड कितना होगा, तो आपको 20 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 × 4, 4 × 5 = 20, तो एक साइड आपको 5 मिलेगा। नहीं समझा रहेगा तो वापस इधर आते हैं, कि नहीं समझा तो एक बार फिर से देख लीजिए। सपोज करिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो साइड आपको पता चल गया। और पेरीमीटर भी आप निकाल लिए कि कैसे, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, तो आपको पेरीमीटर 20 मिला। अब क्या हो रहा है कि किसी ने ये बोला कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर अगर 20 है तो उसका साइड क्या होगा। तो 4 साइड मिला के आपको 20 मिला है, तो एक साइड के लिए आपको उसी 20 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 × 4, 4 × 5 = 20, तो आपको मिल जाएगा एक साइड का वैल्यू। यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे इसके साइड को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अब इसका साइड आपको मालूम है और इसका पेरीमीटर भी मालूम है, और इसका साइड नहीं मालूम है लेकिन इसका पेरीमीटर मालूम है। तो जब इसका पेरीमीटर मालूम है, जैसे यहाँ पे 20 आपको मालूम था, तो साइड पाने के लिए आपने 4 से डिवाइड किया था। तो इसका साइड पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पेरीमीटर है 4x + 16, उसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके पेरीमीटर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको इसके साइड का वैल्यू मिलेगा। अब 4 से डिवाइड करने का देखिए कैसा करेंगे। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 4 को अगर ऊपर वाले टर्म में कॉमन निकालते हैं तो x + 16 है, 4 × 4 = 16, और अपॉन 4 बचता है। इसमें से भी 4 निकाल दिया है, 4 × 4 = 16 होता है, तो 4 निकाल दिया है। अब ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो x + 4 आ रहा है, तो इसका जो साइड है वो आपको मिलेगा x + 4। इस तरीके से हम इसका साइड निकालेंगे। तो इसका साइड x था, इसका पेरीमीटर 4x है, इसका पेरीमीटर पहले वाले पेरीमीटर से 16 ज़्यादा है, और इसका जो साइड है वो आपको मिल जाएगा x + 4। तो ये चीज़ आपको समझ के चलना है। फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर 3। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि आंसर 3, और यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। और सबसे पहले क्या करो कि जो छोटा वाला स्क्वायर है उसके साइड को मैं x अज्यूम कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो हम ऐसा लिखते हैं कि लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x, और सिंस ये मीटर में दिया है तो हम लिखते हैं x मीटर। तो चलिए यहाँ पे अज्यूम करता हूँ। तो देखिए हमने लिखा कि लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर। तो अगर स्क्वायर का साइड x मीटर है तो उसका पेरीमीटर 4x होगा, मैंने आपको बताया था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स पेरीमीटर इज़ 4x मीटर। तो देखिए हमने लिखा देन इट्स पेरीमीटर इज़ 4x मीटर। अब दूसरे वाले का पेरीमीटर तो चाहिए, लेकिन वो डिवाइड करेंगे आप 4 से। तब पहला कंडीशन क्या बोला है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज़ 400 स्क्वायर मीटर। ये चलिए पहले हम डिफाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज़ 16 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज़ 16 मीटर। तो अगर डिफरेंस 16 मीटर का है तो दूसरे वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर रहेगा वो 4x + 16 हो जाएगा, जैसा आपको पीछे मैंने बताया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर इज़ 4x + 16 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अदर स्क्वायर इज़ 4x + 16, और मीटर कर देते हैं यहाँ पे बाहर। तो छोटे वाले स्क्वायर का साइड आपको पता है, छोटे वाले स्क्वायर का साइड पता है, छोटे वाले स्क्वायर का आपको पेरीमीटर पता है, फिर बड़े वाले स्क्वायर का आपको पेरीमीटर पता चला है। और अब बड़े वाले स्क्वायर का जब हम साइड निकालेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द साइड ऑफ अदर स्क्वायर, और उसके बाद डिवाइड करके उसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, और पेरीमीटर आपको मिला है 4x + 16। तो यहाँ पे आएगा 4x + 16 अपॉन 4, और विच इज़ इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं, x + 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा 4 कैंसिल होएगा, विच इज़ इक्वल टू x + 4। तो सेकेंड वाले का जो साइड मिला है वो आपको मिला है x + 4 मीटर। तो फाइनली दोनों चीज़ हो गया कि छोटे वाले स्क्वायर का साइड भी है, छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर भी है, बड़े वाले स्क्वायर का साइड भी है, और बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर भी है। तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज़ 400 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो दोनों के एरिया का स्क्वायर, तो इसका साइड अगर x है तो इसका एरिया x स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस सम बोला है, सेकेंड वाले बड़े वाले स्क्वायर का साइड जो है x + 4 है, तो उसका एरिया x + 4 द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x +
4 द होल स्क्वायर, और दोनों के एरिया का सम जो है वो आपको दिया है 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। और जो सेकेंड कंडीशन था वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, या आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मत लिखिए, आप गिवन कंडीशन लिखिए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के बेस पे हमने ये पेरीमीटर और वो फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, या थोड़ा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 4 ज़ा 8x, यह आता होगा आपको, फिर प्लस बी स्क्वायर 16, और विच इज़ इक्वल टू 400। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 2x स्क्वायर, और फिर बच रहा है प्लस 8x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8x, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 8x, और फिर ये प्लस 16 है, 16 लिखते हैं। वहाँ का जो 400 वो साइड है उसको ये साइड लेके आते हैं तो माइनस 400 हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस माइनस होएगा, 400 में से अगर आप 16 माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 384, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 384, और विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एज इट इज़ लेके भी आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2 को 384 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका टेबल रेट करना पड़ेगा। लेकिन सिंस अगर आप जानते हो कि 3 टर्म जो दिख रहा है आपको, तीनों में जो नंबर है वो 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, सो दैट यहाँ का जब 2 चला जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो नंबर बचेगा उसका जब हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, टेबल रीड करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाई 2, उसके बाद ये इसको सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बाई 2 बोथ द साइड, या डिवाइडिंग बाई 2 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 384 को, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, तो 192 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 192, और विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि टेबल रीड करना है 192 का, और सिंस यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके आपको लाना है 4। तो अब उसको अगर आप देखोगे तो फैक्टर से निकाल सकते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3। तो देखिए 2 2 2 2 2 2 और 3 है। अब इनको सब को मिला के आपको 2 ग्रुप बनाना है। आपने अगर वीडियो देखा है तो सब मैंने एक्सप्लेन किया है, और फिर डिफरेंस आपको 4 चाहिए। तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एक तरफ ले लीजिए। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एक तरफ ले लीजिए, और दूसरा क्या बच रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 दूसरी तरफ ले लीजिए। 16 को अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 को अगर 12 से, तो बट ऑब्वियसली आपको मिलेगा 192 ही, क्योंकि इसी का फैक्टर है। लेकिन हाँ 16 में से 12 को अगर माइनस करोगे तो आपको मिलता है 4 जो आपको चाहिए। तो ये उसका नंबर सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे माइनस है तो ये जो भी साइन रहता है ये ग्रेटर नंबर के पास आता है, और अपोजिट साइन स्मॉलर नंबर के पास जाएगा। तो प्लस 16 और माइनस 12 हो जाएगा, और प्लस 16 और माइनस 12 का आंसर ही आपको प्लस 4 देगा। ये भी एक लॉजिक है। तो अब इसके प्लेस पे हम ये दोनों लिखेंगे, और या इतना अगर आप बड़ा लेंदी सम्स है और यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो कि x प्लस 16 और x माइनस 12 तो भी चलेगा। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं रहेगा तब ये कंडीशन, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं रहेगा तब ये डायरेक्ट फैक्टर आप लिख सकते हो। तो हम ऐसा लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे ये दोनों लिखेंगे तो प्लस 16x और माइनस 12x और फिर माइनस 192 विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकाला तो x प्लस 16 बचेगा, और इन दोनों में यहाँ पे 12 कॉमन है तो 12 बाहर निकालेंगे तो x प्लस 16 यहाँ पे भी बचेगा, क्योंकि 12 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करो तो 192 होगा, और ये माइनस रहेगा तो यहाँ का साइन चेंज होगा। ये सब मैंने डिटेल बताया है जब फैक्टराइजेशन का सम्स कराया है, वहाँ पे आप इजीली समझे रहोगे। तो ये शो नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब ये दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 16 और इंटू x माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, यहाँ पे आ गया, ये बच रहा है यहाँ पे लिखा। हर जगह पे आपको देयरफॉर लिखते चलना है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन होता है कि देयरफॉर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और
x minus 12 is equal to 0, therefore x which is equal to minus 16 हो सकता है और x which is equal to 12 हो सकता है। बट सिंस हम जो सम्स कर रहे हैं वो एक स्क्वायर के साइड को लेकर डील करें, क्योंकि x जो है वो एक स्क्वायर का साइड है और साइड नेगेटिव नहीं मिल सकता है, और इसीलिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बट द लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, और इसलिए हम ये नहीं लेंगे और डायरेक्टली हम ये ले लेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिख के आपको बताना पड़ेगा। तो हमने लिखा कि बट द लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव और देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -16 और देयरफॉर x शुड बी ओनली इक्वल टू 12, ऐसा लिखेंगे। तो x का वैल्यू आपको मिल गया। तो x का वैल्यू मिलने का ये मतलब है, आपसे दोनों साइड पूछा था, तो एक साइड स्मॉलर स्क्वायर का साइड आपको मिल गया 12 मीटर, लेकिन आपको बिगर वाले का भी चाहिए जिसका लेंथ है x+4, तो आपको सिर्फ 4 ऐड करना है। तो इसके बाद वाले में लिखता हूँ मैं, तो हम ये लिखेंगे कि x+4 कितना होगा, कि अगर x 12 मिलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंड x+4 विच इज़ इक्वल टू, आपको x 12 मिला है तो यहाँ पे लिखेंगे 12 + 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो x+4 आपको 16 मिला है और आपको x 12 मिला है। तो फाइनली जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे आंसर करके। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, तो जो ये पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, तो हम ऐसा लिखेंगे कि द लेंथ, तो इस तरह लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली, स्मॉलर का 12 और बिगर का 16। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका फिनिश होता है। लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है वो देखते हैं। तो चलिए अब ये सेकेंड सम्स हम देखेंगे। क्या लिखा है कि ए डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24 एंड गेन्स एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। अब एक चीज़ क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है और 3 मार्क्स का होता है। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से कि ए डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24। एक डीलर है वो एक टॉय को सेल करता है 24 रुपीज़ में, एंड मतलब ये 24 जो है वो सेलिंग प्राइस है, याद रखिए सेलिंग प्राइस, बेचने वाली प्राइस है ये, जिसके अंदर प्रॉफिट है अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि बेचने के बाद जब उसके पास 24 रुपीज़ आएगा तो उसका प्रॉफिट भी उसके साथ आ जाएगा। तो ए डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24 एंड गेन्स मतलब प्रॉफिट समझिए, एंड गेन्स एज मच %, मतलब प्रॉफिट का जो परसेंट है जो उसको मिलता है वो कितना मिलता है, वो यहाँ पे लिखा है एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, मतलब जितना उस टॉय का कॉस्ट प्राइस था, जितने में उसने खरीदा था उतना ही % उसको प्रॉफिट मिल रहा है। मैं आपको समझाऊंगा। फिर हमसे बोला कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो हमको बोला कि एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस क्या है बताइए। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आप कोई टॉय है वो आप खरीदते हो 50 रुपीज़ में, और आप क्या सोचते हो कि मैं इसके ऊपर 50% प्रॉफिट चाहूँगा, मुझे 50% प्रॉफिट कमाना है, कॉस्ट प्राइस आपका ये है, और आप इसको प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट जो है गेन वाला गेन %, तो % प्रॉफिट आप इसमें चाहते हो 50% कमाने का, 50%, तो आपको मिलेगा कितना, प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट का परसेंटेज है। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो 50 रुपीज़ जो कॉस्ट प्राइस था, अगर उस पर आप 50% कमाना चाहते हो तो 50/100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 5 25, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 25 रुपीज़ है। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होएगा, सेलिंग प्राइस आपका जो 50 रुपये में आपने खरीदा था वो, और आपको 25 रुपया कमाना है, लेकिन परसेंट में देखेंगे तो 50% कमा रहे हो, तो आप बेचोगे 75 रुपीज़ में। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना है कि जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे ये बोला है कि जितना कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस दिया, याद रखिए ए डीलर सेल्स ए टॉय, ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कैसे मिला होगा, कॉस्ट प्राइस जो आपको नहीं पता है प्लस प्रॉफिट भी नहीं पता है आपको, प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पे बोला गया है, प्रॉफिट भी नहीं पता है, सेलिंग प्राइस आपको पता है कितना 24 रुपीज़, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, आपको प्रॉफिट भी नहीं मालूम है। तो ए डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24, सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन यहाँ पे ये बोला कि एंड गेन्स एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, लेकिन उसको जो भी मिला, जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 50 और % प्रॉफिट वो भी 50% है, तो हमको तो इसका कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है। अगर हमने उसका कॉस्ट प्राइस x अज्यूम किया कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टॉय इज x, तो उसने कितना % गेन किया, तो गेन्स एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस रहेगा उतना ही %, मतलब x%। तो प्रॉफिट तो भी नहीं पता चला ना, प्रॉफिट नहीं पता चला, क्योंकि प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट मिलने के लिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जैसे यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस था, उसको उतने % से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा।
तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है एक्स और परसेंट प्रॉफिट है एक्स अपॉन 100, और जो मिलेगा क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर अपॉन 100, ये है आपका प्रॉफिट, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये चीज़ें समझिए, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंट गेन, गेन मतलब प्रॉफिट समझिए, परसेंट गेन का मतलब है परसेंट प्रॉफिट, और यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट बता रहा हूँ क्योंकि परसेंट में और एक्चुअल प्रॉफिट में फ़र्क है। फिर से वो एग्जांपल ले रहे कि आपने किसी टॉय को ख़रीदा तो वो 50 रुपये में आपको मिला, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर आपने सोचा कि आप कितना भी परसेंट कमाना चाहो, ये तो आपकी मर्ज़ी है। आपने सोचा जितना कॉस्ट प्राइस है मैं उतना ही परसेंट कमाऊँगा, तो आप कितना परसेंट कमाओगे, 50%। तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, और प्रॉफिट पाने के लिए क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट पाने का है अगर आपको प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को जितना परसेंट आप, मतलब जितना रुपए में है, जितना परसेंट आप कमाना चाहते हो, 50 रुपये का आपने ख़रीदा है, 50% भी आप कमाना चाहते हो, तो आपको मिल गया 25 रुपीज़। तो आपका जो प्रॉफिट है 25 मिला है। प्रॉफिट पाने के लिए हमने किया क्या, आप ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस को हमने परसेंट गेन से मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिल गया प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला समझिए, सेलिंग प्राइस आपका जो कॉस्ट प्राइस रहेगा 50 रुपया, उसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे प्रॉफिट, तब आप सेल करोगे, क्योंकि 50 रुपये में आपने ख़रीदा है, 25 रुपये आपको कमाना है। परसेंट तो 50 था लेकिन रुपया 25 बना, सेलिंग प्राइस 75 होगा। लेकिन इस केस में आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लेते हैं, एक्स, तो यहाँ पे परसेंट कितना लेना है वो लोग ने ये बताया है कि गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट उसने प्रॉफिट रखा है। जैसे जितना कॉस्ट प्राइस था उतना ही हमने परसेंट गेन रखा, 50 रुपीज़ का था भी और 50% भी हमने कमाया। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम एक्स अज्यूम करते हैं तो परसेंट गेन जो रहेगा वो भी x% रहेगा। फिर प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे जो आएगा उसके लिए वापस यही फॉर्मूला आएगा। क्या किया था हमने, कॉस्ट प्राइस लिखा था, एक्स लिखेंगे, परसेंट प्रॉफिट 50% लिया था, इस बार x% रहेगा, x% मतलब x अपॉन 100, और जो मिलेगा वो प्रॉफिट रहेगा। तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर अपॉन 100, तो हमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 100। तो हमारे केस में ये प्रॉफिट है, हमारे केस में ये प्रॉफिट का परसेंट है, हमारे केस में ये कॉस्ट प्राइस है। फिर हमारे केस में सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा कॉस्ट प्राइस जो x अज्यूम किया है प्लस प्रॉफिट जो ये मिला है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और सेलिंग प्राइस आपको पता है, डीलर ने सेलिंग प्राइस यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बताया 24। तो टोटल देखिए, अब ये जो है ये आपको सॉल्व करना है कि 24 विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये जैसे आप पूरा सॉल्व करोगे जो भी आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये चीज़ को 2 से 3 से 4 बार आप इसको बार बार सुनते रहिए तो आपको ये पूरा टोटली समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे ए बी नहीं है और आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर और लिखेंगे सेकेंड, और यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ही अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, तो लिख दिया लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय बी ₹x। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गेन्स एज मच परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो परसेंट जो गेन है वो उतना ही है जितना कॉस्ट प्राइस है। तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे और फिर उसका प्रॉफिट का परसेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि द परसेंटेज गेन इज एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर x% आ जाएगा। तो हमने लिखा है द परसेंटेज गेन इज एज मच एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय दैट इज x%। तो ये उसका परसेंटेज गेन है। तो आप पीछे देखोगे तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये उसका परसेंटेज गेन है। अब प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, ऐसा लिख सकते हो टोटल प्रॉफिट। तो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखेंगे तो भी चलेगा, टोटल प्रॉफिट। तो क्या लिखोगे आप, टोटल प्रॉफिट। आपने यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकाला था, कॉस्ट प्राइस लिखा था और उतना परसेंट लिखा था। तो कॉस्ट प्राइस x है और परसेंट उसका x/100 है, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू x इंटू x/100।
और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये हो गया आपके लिए प्रॉफिट, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। और अब इसके बाद अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो वो होता है कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने खरीदा था 50 रुपये में, और जितने प्रॉफिट आपको मिले दोनों को मिला के आपको सामने वाले को बेचना है ताकि आपको 25 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। और सेलिंग प्राइस की जगह पे 24 इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता था, आपने एक्स से जूम किया था, एक्स लिखेंगे। परसेंट प्रॉफिट आपने अभी अभी फाइंड आउट किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि देयरफॉर सेलिंग प्राइस तो विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस आपके पास है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 24 सेलिंग प्राइस है विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे दिया है कॉस्ट प्राइस हमने एक्स जूम किया है तो एक्स आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट आपको मिला है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो अब आप समझिए एक इक्वेशन है और इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे x का वैल्यू मिलेगा, आपसे जो पूछा था फाइंड द कॉस्ट प्राइस, वो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 100 है वो 100 आपको परेशान कर रहा है, तो ये 100 को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 कैंसिल हो जाएगा, और इसीलिए हम सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो वी गेट लिखेंगे, तो जो अपने को मिलेगा वो लिखेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा आपको जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सबको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2400 हो जाएगा या 2400 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो जाएगा, और प्लस इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको आप एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए और ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 100x, और ये इस तरफ रहेगा तो माइनस 2400 विच इज़ इक्वल टू 0। होप करता हूँ ये अब समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे समझ अगर सॉल्व करें और ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आपको समझना पड़ेगा। और अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको टेबल रीड करना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 1 है, टेबल रीड करना है 2400 का, और आपको माइनस करके लाना है 100। तो अगर मैं फैक्टर निकाल देता हूँ तो 2400, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 0, 2 6 ज़ा 12, 0 0, 2 3 ज़ा 6, 0 0, फिर से 2 1 ज़ा 2, एक बचता है, 2 5 ज़ा 10 और 0, फिर से 2 से 2 7 ज़ा 14, एक आया, 2 5 ज़ा 10, 3 से जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और 5 से जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो इतना फैक्टर आपको निकालना है और इसमें से आपको 2 का ग्रुप बनाना है और 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा, या ऐसा चलिए आप पेयरिंग करेंगे तो आपको समझेगा। मैं डायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 10 आएगा, और फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 20 आएगा, मतलब इतना ले रहे, देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो वो 20 यहाँ पे लिख रहे हैं। और बच क्या रहा है, फिर ये दोनों 2 जा चुका है, ये 5 जा चुका है, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 120। तो 120 में से अगर 20 आप माइनस करोगे तो 100 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आएगा। तो डायरेक्टली ये चीज़ हम लेने वाले हैं। ये आपको वर्कआउट करना पड़ता है कभी कभी, यहाँ पे मैं वो चेक करके नहीं बता रहा था, मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको। तो जो 2 नंबर आपको लेना है वो है 120 और 20। तो अब यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस साइन जो है ग्रेटर नंबर को जाता है और स्मॉलर नंबर को उसका अपोजिट जाता है, तो इसके प्लेस पे आपको ये दोनों लिखना है। तो ये इस तरह हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे आ जाएगा प्लस 120x और फिर माइनस 20x, और विच इज़ इक्वल टू, सॉरी, माइनस 2400 और विच इज़ इक्वल टू 0। और ये सब हटा सकते हो आप, मतलब नहीं शो करोगे तो भी चलेगा, सम वैसे भी बड़ा है, ये सब नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। अब इन दोनों में कॉमन अगर आप देखते हो तो x है, तो x प्लस 120, और यहाँ पे 120 आया तो यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला जो साइन है वो प्लस हो ही जाएगा वैसे भी। तो इन दोनों में 20 कॉमन है, x बचा, 20 को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2400, फिर विच इज़ इक्वल टू 0। फिर ये दोनों कॉमन है तो x प्लस 120 आपको एक बार लिखना है। ये सब इतना जल्दी जो मैं लिख रहा हूँ ये समझ के लिख रहा हूँ कि ये सब पे आप एकदम थरो हो चुके हो, तब ये चीज़ फटाफट। अब इस पर छोटी छोटी चीज़ वापस बताई नहीं जा सकती स्टूडेंट्स,
तो आपने लेसन अच्छे से किया तो ये फटाफट समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों को एक बार लिखा और x माइनस 20 एक बार बचा, x माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो केसेस हो जाएंगे कि देयरफॉर x प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू माइनस 12 और x विच इज़ इक्वल टू 20। तो x जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस माइनस में नहीं आ सकता है इस केस में, इस बिजनेस में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बट कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर x जो है वो डायरेक्टली 20 रहेगा। आप एक स्टेप लिख सकते हो कि x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 12। तो x 20 मिला, मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको मिल गया। और फिर फाइनली हम आंसर लिखेंगे, ऐसा आंसर करके लिखोगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹20। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका बोर्ड का जो पेपर है मार्च 2020 का मैथ्स 1 का वो कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है। इसमें हमने सिर्फ वो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ईयर में, जिस ईयर में ये वीडियो बन रहा है, कोविड की वजह से उसको रिड्यूस किया गया है। तो चलिए इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट मैथ्स 2 से शुरू करेंगे। उसका भी बोर्ड का जो 2020 का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप समझ में आ रहा है तो आप शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।